हम्म। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी। तो ये इतनी बढ़िया चीज समझ में अगर आपकी आ गई कि मैं अपने आप को शून्य कर लूं, तो मेरे भीतर जो ज्ञान का अथाह भंडार है, मेरी चेतना को ज्ञान से आच्छादित कर देगा। और आपके जीवन का ज्ञान तो आपको अंदर से मिल ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है आपको जीवन चलाने के लिए। तो जसलीन, जब तुमने जॉब छोड़कर फ्रीलांसिंग की, फ्रीलांसिंग का एक सरल मतलब यह है कि जो मेंटल इन्फ्लुएंस था, जो मेंटल इम्पोजिशन थी, यू गॉट द फ्रीडम फ्रॉम द मेंटल impositions which were done by others। किसी और ने तुम्हें इम्पोज किया नहीं, यही वाले टॉपिक पे बोलना है। अब तुम्हारा टॉपिक तो कुछ और आ रहा है अंदर से, बोलना तुम्हें इस टॉपिक पे है, और ये भी बता दिया इस तरीके से बोलना है, तो मामला खराब हो गया ना सारा। हो गया। अगर किसी को बताना ही होता है ना, अरे एक हेडिंग बता दो बस, छुट्टी। भैया लिख ले ऐसे एक हेडिंग पे, ये तो समझ में आती है, इसमें हर्ज नहीं है। जैसे मैं पहले चीटिंग करता था ना, जब पेपर में, कभी कभी किसी पेपर में चीटिंग करने का दिल करता था, खास तौर से हिस्ट्री का मैंने चीटिंग करी, क्योंकि मेरे को रट्टा ही नहीं जाता था कौन से सन में क्या हुआ। तो मैं चीटिंग करके लिख के ले जाता था कि भाई इस सन में हल्दी घाटी, इस सन में ये वाला, इस सन में ये वाला। चुपचाप से देख लिया, लिख दिया। तो छोटा सा हेडिंग तो लिखा हुआ होता था मेरे पास, लेकिन बाकी चीजें मैं लिखता था। तो एक हेडिंग से गाइडलाइन मिल गई। तो आप अगर कुछ, मान ली हेल्प लेना चाहो, तो एक इनिशियल हेल्प ले लो कि ये टॉपिक, बस। बाकी का सारा आने दो अंदर से उस टॉपिक पे। और कैसे आएगा? आप फोकस करो बस अपने हार्ट पे। कोई टॉपिक है, मान लीजिए कहा आपके अंदर टॉपिक आ रहा है फ्रीडम। फ्रीडम पे फोकस करके अपने हार्ट में चले जाओ, थोड़ी देर वेट करो। बस आप माइंड से कुछ लेने का प्रयास मत करो, कुछ मत लो माइंड से। आप हैरान रह जाओगे, धीरे धीरे आपके अंदर से फ्लो आना शुरू हो जाएगा। और वो जो नॉलेज होगी ना, वो यूनिक सी होगी, नई सी होगी, जो आपके माइंड के पास नहीं होगी। और हार्ट उस वाली नॉलेज से जो आ रहा है प्रफुल्लित हो रहा होगा। तो इससे पता लगता है कि हार्ट प्रफुल्लित हो रहा है जिस नॉलेज से, वो सिस्टम से पैदा हो रही है, वो माइंड से नहीं आ रही है। अब कई लोग, कई बार जैसे मैं आर्टिकल अंदर से आते हैं तो लिख देता हूँ। तो दो चार सहजी ने मेरे को कहने लगा, आप इस पे लिख दो। मैं कहा भाई नहीं लिख सकता मैं, आप इस पे लिख के भेज दो, मुझे वहां देना है। मैं कहा नहीं हो सकता ये, क्योंकि वो तेरे अंदर आ रहा है और मेरे अंदर तो कुछ और आ रहा है, मैं कैसे लिखूं? कैसे लिखूं? अब हमारे ईविल सेंटर्स ग्रुप शुरू किया था, बहुत से सहजी तुरंत उस पे लिख देते थे, इस पे अटेंशन वर्क करो। भैया नहीं आ रहा है इस पे अटेंशन वर्क करने का, अंदर से कुछ और आ रहा है। तो फिर मैंने उसको लिखा मजबूरी में, भाई आप सजेस्ट करना बंद करो, आपके अंदर आ रहा है आप कर दो। इस कलेक्टिव के लिए जो है, जो भीतर से आएगा वो लिखा जाएगा इसमें। क्योंकि यहाँ माइंड चल गया ना, यहाँ सहजियों का माइंड चल गया, ये भी ये भी ये भी, अरे भाई कैसे, मतलब हाउ? आज जिस चीज की जरूरत है हमें, आज अभी इस वक्त इस प्लेटफॉर्म पे, वही तो आ रहा है। अब कोई एक लिख के यहाँ पे एसएमएस कर दे, भाई इस वाली चीज पे बोलो, तो नहीं आ रहा ना उसके लिए। कहाँ से आएगा? क्योंकि आपके अंदर आया है, मेरे अंदर नहीं आ रहा। ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। क्योंकि अगर मेरे अंदर आएगा तो उसका पूरा फ्लो भी आएगा ना। और किसी के अंदर आ रहा है ये टॉपिक होना चाहिए, हो सकता है वो प्री कंसीव्ड आइडिया से आया हो, इसलिए हार्ट रिजेक्ट कर रहा है उस चीज को। अब मेरे से बहुत से ऐसे सहजी शिकायत करते हैं, आप ना सुनते नहीं हो किसी की। भाई सुनू किसकी? अंदर से जो आ रहा है उसकी सुनू, या कोई माइंड बोल रहा है उसकी सुनू? बताओ क्या करूं? सबसे पहले तो मुझे अंदर से सुनना है।
फिर सेकंड नंबर पे सुन लूंगा जो माइंड से आ रहा है किसी के। और एक इंटरेस्टिंग बात है, रिविलेशन है ये, अगर किसी के हार्ट से कुछ आना है, वो तो इसी हार्ट से स्प्राउट हो ही जाएगा। अलग से कुछ दिमाग लगाने की जरूरत क्या है। और अगर मेरे हार्ट में आ रहा है और आपके भी हार्ट में आ रहा है, तो कमाल की बात ये होगी आपके हार्ट में भी वही होगा, भले ही ना बताओ। अगर डिफरेंस है तो ये बात पक्की है कि आपका कहीं माइंड चला हुआ है। चेक करके देख लेना, माइंड चला हुआ होगा तो आपको एनर्जी फील नहीं होगी। और हार्ट से ही आपके अंदर कुछ आ रहा है तो आपको मेरी बातें, अपनी बातें एक सी नजर आ रही होंगी। आपको लगेगा यही तो भाव था मेरा भी, अलग से कुछ नहीं होगा। जो अलग है वो फिर माइंड का है खेल। तो हमारे सहजी माइंड को समझ नहीं पाते कि माइंड से आ गया। अब फिर उनके अंदर ये आने लगता है हमारी बात नहीं सुन रहे। इस वक्त इस प्लेटफॉर्म पे डिवाइन ने जो भेजना है, भेजेंगे तो वही ना। आज की जरूरत, आपकी जरूरत देख रहे हैं वो, और 8 महीने बाद जो इस कंटेंट को रिसीव करने जा रहे हैं यूट्यूब पे सहजी, उनकी जरूरत भी देख रहे हैं वो। उनके लिए 8 महीने का काल तो कुछ होता ही नहीं। उनके लिए तो सोल्स हैं, वेटिंग सोल्स, वेटिंग सोल्स, जिनको यही चाहिए। और 8 महीने का अंतराल इसलिए है कि 8 महीने उनको लगेंगे इस लेवल पे पहुंचने में कि ये मटेरियल रिसीव कर पाए। आज नहीं कर पाएंगे, 8 महीने बाद करने योग्य होंगे। तो उन्होंने तो आज सप्लाई कर दी। आप लोग आज रिसीव करने लायक हो तो इसलिए आपके सामने आज आ गया। लेकिन उनके लिए मटेरियल 8 महीने बाद आएगा, क्योंकि उनकी सोल्स, उनकी जो अवेयरनेस है 8 महीने में तैयार होगी इसको रिसीव करने के लिए। आज की तारीख में नहीं है। और यकीन ना हो तो यूट्यूब पे जो आप लोग सब ये बात मेरी सुन रहे हो, अपने अंदर झांक के देख लेना कि आज से पहले यदि ये चीजें 8 महीने पहले आपको आ जाती, क्या समझ में आती। और अपना याद करके देख लेना कि आज के दिन ये जो आ रहा है आज इस प्लेटफॉर्म पे, आप इसे 8 महीने बाद या 8.5 महीने बाद सुन रहे हो, ले रहे हो, तो अपने ऊपर फोकस करके देखना कि 8 8.5 महीने पहले आप इस दशा में थे, क्या ये मेरी बातें समझ पाते आप। प्रूव हो जाएगी मेरी बात। है ना इंटरेस्टिंग बात। जो सत्य भैया, है। हाँ, भैया बोलिए कुछ बोलिए सोल्स मीनाक्षी। ऐसी हैं जो कि बहुत अच्छी है, मतलब उनका स्तर बहुत अच्छा है उनका, लेकिन वो अपने माइंड से फंसी हुई है और हम चाह रहे हैं उनको बताने भी, मतलब उनके बेसिक लेवल तक भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब वो कोशिश करते हैं लेकिन नहीं आ रहे, तो इतनी सबसे पहले उनका तो अभी। आप ये करेक्ट करो, आपने ये शब्द बोला मीनाक्षी, उनका स्तर अच्छा है। स्तर अच्छा होता तो 1 सेकंड में समझ लेते। मतलब वो मैं स्तर वो वैसे नहीं कह रही, थोड़ा ग्रास्प करने की कोशिश वाला मैं बोल रही हूँ, मतलब वैसा वाला स्तर। 90% हमारे कई सहजी माइंड से ही ग्रैस्प करने का प्रयास करते हैं और फेल हो जाते हैं। हाँ क्योंकि जी, हाँ माइंड जी। में जो उनके पास माइंड में इन्फो है, इंफॉर्मेशन है, डेटा है, वो इन हाँ बातों जी, को टैली नहीं कर पाएगा, तो रिजेक्शन देगा। ये जो हाँ मैं जी। बातें बोल रहा हूं, इनको वो रिजेक्शन दे देगा उनका माइंड। बिल्कुल भैया, उनको ये लगता है कि हम जो अगर सिंपल बात भी बोल रहे हैं कि ये हम ज्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, हम माइंड ओरिएंटेड है, तो ये कहते हैं ये सिर्फ बातें हैं।
इसका मैं कोई तो सोल्यूशन नहीं है। मैं तो आपसे कहूंगा, आप खाम खा उन पर टाइम खराब करना बंद कर दो, अपनी तरफ फोकस करो, ताकि और थोड़ा सा डेवलपमेंट हो जाए। अब जो माइंड के चंगुल में फंसा हुआ है, उसको आप माइंड से ठीक नहीं कर सकते, उसको छोड़ दो। हम्म। उसको हाँ भैया, केवल ज्यादातर। उसको उसको केवल एक चीज बताओ कि भाई तुम थोड़े दिन हृदय में जरा अपनी चेतना को रखो, उनका हाँ सिस्टम जी। कपाट खुलेंगे, तभी तो जाके कुछ पल्ले पड़ेंगी चीजें। अब कपाट तो बंद है, तो समझ में क्या आने वाला है? हाँ, यही चीज बताओ तो उनको ये भी इम्पॉसिबल लगता है भैया। पीपल आर टेंड टू अंडरस्टैंड थ्रू देयर माइंड, हम्म। नॉट थ्रू देयर हार्ट। हार्ट ग्रेस्प करेगा तो सब चीज समझ में आएगी। हार्ट को तो खोलते नहीं, हार्ट को तो ढक्कन लगा के रखते हैं, माइंड से ही कोशिश करते हैं। माइंड में जो डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वो डेटा रिजेक्ट कर देता है लेटेस्ट डेटा को। मतलब ये बातें बिल्कुल। हैं, ये उनके लिए एक डेटा है। लेकिन उनके पास जो अगर ऑलरेडी डेटा पड़ा है, ओल्ड डेटा नए डेटा को रिजेक्ट कर देगा। और यही यही डिबेट का कारण है, वरना डिबेट का मतलब क्या हो गया? कोई क्या मतलब है डिबेट का अदरवाइज? डिबेट होती ही डेटाबेस है, डेटा पे बेस्ड ही तो होती है डिबेट, वरना डिबेट का मतलब ही क्या रह जाता है भाई? अगर डिबेट, अगर डेटा ना हो, तो पता है क्या होगा? ब्यूटीफुल शेयरिंग। फिर उसे आप डिबेट नहीं कह सकते। डिबेट तो डेटा जो है, उस डेटा के आधार पे जो उस डेटा के एक्नॉलेजमेंट का ईगो है, ईगो ऑफ द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेटा, वो डिबेट करा रहा है। थोड़ी सी सूक्ष्म हो गई बात समझने के लिए, दोबारा दोहरा देता हूं। जो माइंड में डेटा पड़ा है, उसको हमारी अवेयरनेस ने एक्नॉलेज किया। अब चूंकि डेटा को जब अवेयरनेस एक्नॉलेज करेगी, तो ईगो ही जनरेट होगी। यस आई नो, मेरे को मालूम है, ऐसा कहते हैं, सुना होगा ना आपने, यस आई नो, मैंने पढ़ा है। हाँ, मैंने 2 साल पहले पढ़ा हुआ है, ये आपने सुना? ये शब्द कहाँ से आते हैं? ईगो। आई हैव एक्नॉलेज दैट डेटा, आई हैव दैट डेटा, आई हैव स्टडीड ए लॉट। तो आपकी वो सुनेगा नहीं, फट काट देगा। डेटा, ऐसे लोग डेटा डेटा का शत्रु होता है। जी बहन सुमेधा बताइए। भैया वही बोल रही थी, ऐसे लोग अपने डेटा के बियॉन्ड कुछ सुनना नहीं चाहते। ना, जैसे हमारे जान पहचान में भी कुछ लोग आए थे जिनका रास्ता थोड़ा अलग था, पर वो काफी अच्छी बातें करते थे, ब्लॉग्स भी लिखते थे। तो मुझे मतलब एक बार तो पढ़ के लगा कि हाँ ठीक है, मतलब काफी मतलब जागरूक जैसी बातें कर रहे हैं। पर उनका सारा एग्जाम्पल होता था रामायण महाभारत या जितनी किताबें पढ़ी हैं। पर थोड़ा सा अगर उनको भीतर ले जाने की अगर कोशिश की जाए या थोड़ा गहनता में ले जाने के लिए, तो क्योंकि उनके पास उसका डेटा नहीं है तो वे बिल्कुल तुरंत काट देते हैं कि हमारा ये इंटरेस्ट नहीं है। और एक चीज और मैंने देखा है कि अगर ज्यादा अगर किसी ने पढ़ लिख लिया तो उसका ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि डेटा बेस्ड हो गए ना, दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर डेटा, दे आर नॉट गोइंग टू लिसन एनीथिंग। हम्म। अब किसी हम्म। लर्नेड पर्सन से आप कोई बात करके देख लो, काट खाएगा आपको, कटकना हो जाता है बिल्कुल वो। और किसी तो ज्ञानी फिर से बात करोगे, किसी ज्ञानी से आप कुछ भी शेयर कर लोगे, वो मुस्कुराएगा, हाँ हाँ ठीक है बढ़िया है, वो आपकी तारीफ ही कर देगा। लेकिन लर्नेड जो होगा, कटकना हो जाएगा बिल्कुल। रेबीज ग्रसित डॉग देखे आपने? कट खाते हैं एकदम। ये विद्वानों का हाल है। आई एम सॉरी, जो विद्वान है कृपया बुरा ना माने, अपने अंदर झांक के देखें। आपने भी कितनों को काटा हुआ है, देखो, काउंट करो कितनों को काटा आपने अपने ज्ञान से। लर्नेड जैसे कौन है? बहुत सारे लर्नेड कौन है? जिन्होंने रट्टा मार मार के माइंड के अंदर घुसाया है, वो लर्नेड है। इसीलिए वो उससे हटकर नहीं सोच सकते, क्योंकि दे फील इंसल्टेड।
और एक चीज और उन्हें लगती है, अगर आपने कुछ चीज दे दी ना बढ़िया सी, तो एकदम उनके ऐसा लगेगा मेरी संपत्ति लूट ली आपने तो। मैंने तो 20 साल मेहनत करके विद्वान बना, आपने 1 मिनट में मेरी विद्वता की ऐसी तैसी मार दी आपने अपने एक्चुअल अनुभव से। तो काट देंगे आपकी बातों को। आपने कभी डॉग्स को देखा है गुस्से में गुर्राते हुए? कभी उनका मुंह की तरफ देखना डॉग्स के। दो केनाइन्स होते हैं ना उनके, वो ऊपर कर लेते हैं अपने जबड़े, ओ केनाइन्स ऐसे दिखते हैं। इसका मतलब कहते हैं वो डॉग बता रहा है काट खाऊंगा मैं अगर ज्यादा कुछ करा। तो केनाइन निकल आते हैं उनके विद्वानों के तुरंत, और अपने उस ज्ञान के अहंकार में कटकने हो जाते हैं, वो सुनते ही नहीं आपकी बात। जैसे फिर हमारे वो लोग सहजी अपने जैसे हमारे सहजियों ने शिमाताई के लेक्चर्स पे विद्वता हासिल कर रखी है। रट्टे मार मार के शिमाताई के लेक्चर्स स्टोर कर रखे हैं अपने माइंड में। वो अनुभव वाली बातें सुनेंगे ही नहीं आपकी, काट खाएंगे एकदम। वही ये ध्यान की बातें मैं कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि ध्यान में बेसिकली आदमी जो देखता है वो हेलुसिनेशन होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। फिर मुझे लगा कि जब ये ध्यान ही नहीं होता, अंदर का कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो इतनी सारी बातें आती कहाँ से हैं जो ये हम्म। लोग अच्छी बातें बोलते हैं। फिर वही रटी रटाई बातें ही होती हैं सबकी। उन्होंने ग्रुप बना लिया है, बहुत सारे लोगों से इधर मुलाकात हुई, सबने ग्रुप बना लिया है, एक अच्छी बात करेगा दूसरी उसकी तारीफ करेगा, फिर वो कुछ बोलेगा पहला उसकी तारीफ करेगा, उसी में वो लोग बस वैसे ही उनको लगता है कि वो बहुत ग्रो कर गए हैं। आपने कभी कवि सम्मेलन अटेंड किया है? देखा है भैया। उसमें बहुत सारे कवि आते हैं, दर्शकों से ज्यादा वाह वाह दूसरे कवि कर रहे होते हैं। पता है, आपने देखा है? मतलब जी। एक कविता सुनाई, दर्शक बैठे हैं, दर्शकों ने तालियां बजाई, लेकिन बाकी कवि वाह 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 कर रहे होते हैं, क्यों? बता सकता है कोई? ताकि उनकी भी हो फिर बाद में। है, रेसिप्रोकल प्रोग्राम है ये, बार्टर सिस्टम है। मैं गेहूं दूंगा तू जौ देगा, मैं बाजरा दूंगा तू रागी देगा। कवियों के अंदर चलता है सिलसिला ये। अगर वो तारीफ ना करें तो उनको तारीफ नहीं मिलने की, चाहे अंदर से पसंद ना आ रही हो, पर कहेगा दिल वाह क्या बात है, क्योंकि वो चाहते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा, बड़ी सुंदर सुंदर बातें भी होती हैं, पर कहीं ना कहीं एक इंटेंशन ये भी है, क्योंकि कविताएं याद रखना, कविताएं डेटा से आती हैं, और अनुभूतियां हृदय से प्रस्फुटित होती हैं, दोनों में अंतर है। एक डेटा बेस्ड है, कविता कल्पना से आती है, और अनुभूतियां हृदय से प्रस्फुटित होती हैं, ये अंतर है। क्योंकि अनुभूति रियलिस्टिक है, कविता में कहीं ना कहीं उसका, हालांकि हमारे बड़े ऊंचे दर्जे के कवि रहे, मैं उन्हें कवि नहीं कहता, मैं तो उन्हें सच्ची बताऊं सत्य पुरुष कहता हूं। राहत इंदौरी, मेरा आपकी सुन लो, आपका हृदय ऐसा हो जाएगा, वो पूरा ऐसे खोल के रख देते हैं सत्य को। राहत इंदौरी का सुना होगा आपने कभी? बहुत बढ़िया चीजें बोलते हैं, बोलते थे, अब तो नहीं रहे संसार में। जिनका शेर था ना, लगेगी आग तो आएंगे कई जद, खाली हमारा ही मकान थोड़ी है कि भाई हमारा ही घर जल जाएगा तुम्हारे भी तो जलेंगे। ये रियलिस्टिक रहे कभी। इनको कवि से ज्यादा मैं रिफॉर्मर्स मानता हूँ। कई बार कुमार विश्वास की भी बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं होती हैं, और संपत सरल जी का तो कमाल ही है भाई। संपत सरल जी को कभी सुन लीजिए आप, ऐसा दिल बाग बाग हो जाता है। मतलब ये कवि नहीं है बेसिकली, ये ये रिफॉर्मर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ पोएट। ये रिफॉर्मर्स हैं रियली। और कवियों को तो मैं उन्हें उन्हें कवि मानता हूँ, जो चांद सूरज की और वो तारीफ और ये वो करते हैं, वो कवि होते हैं। कल्पनाओं के आधार पे चल रही होती कहानी, वो उपमाएं देंगे, इसकी उपमा दे दी उसकी उपमा दे दी, है ना, वो कवि हो गए। ये तो रिफॉर्मर्स हैं भाई,
दुष्टों के कलेजे पे तो इनकी बातें ऐसे छुरी की तरह लगती है ना, कलेजा चाक कर देती है दुष्टों का इनकी बातें। इसलिए दुष्ट लोग इनकी सारी चीजों को बंद करा देते हैं, कभी यूट्यूब बंद करा देंगे, कभी चैनल बंद करा देंगे, कभी इन पे केस कर देंगे। कवि में और रिफॉर्मर्स में एक अंतर होता है। कवि माहौल देखकर कविता सुनाएगा, कभी वो झूठी प्रशंसा में भी सुना देगा। लेकिन रिफॉर्मर्स, उन्हें मार दो आप, उन्हें उन्होंने तो कहना है तो कहना है, वो किसी की परवाह नहीं करते। मार दो, काट दो उन्हें, उन्हें डर नहीं लगता। लेकिन कवियों को कई बार मैंने चापलूसी करते हुए देखा है, तो मेरा मन सा खराब हो जाता है थोड़ा। हमारे भारत के महादुष्ट की चापलूसी करने वाले भी बड़े सारे कवि देखे मैंने। मेरा मन बड़ा खिन्न सा हो गया, मैं कहा ये कविताओं, कवियों के नाम पे कलंक कहाँ से आ गए ये। अरे भाई, मानवता की कदर नहीं तो तुम कवि कहाँ से हो सकते हो। कविताएं बेसिकली मानवता की गुणों को उकेरने के लिए ही तो होती थी, ह्यूमैनिटी के लिए होती थी कविताएं। बेसिकली उनकी जो गुण है उनके उकेर के बाहर आते थे, या रियलिटी है वो बाहर आती थी। अब ये क्या, मतलब पेंट करना शुरू कर दिया ऐसे करके। ये तो ऐसे ही हो गया है, काले पत्थर पे सफेद पेंट कर दो आप, तो सफेद थोड़ी हो जाएगा पत्थर। जरा सी कीरच लगते ही उसका कालापन झांकने लगेगा। क्यों प्रियंका? जो जो पहले जमाने के लोग रहे, आज भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, उनकी बातें देख के हृदय गदगद हो जाता है। मैं तो बड़े दिन से प्रतीक्षा कर रहा था, संपत सरल जी ने कोई अपनी और रचना नहीं दी अभी तक। मतलब सत्य सत्य को इतना व्यंग्यात्मक रूप से हृदय में एकदम छू जाता है, कि एक शब्द, एक एक बातें उनकी। जैसे उसे कहते हैं रिफॉर्मर सटायर। बहुत अच्छा नाम दिया आपने। हाँ, एकदम चीर दिया। और जो हमारा महानालायक है हमारे भारत का सबसे ज्यादा, वो एक खुर्राट सास की तरह बिहेव करता है, जैसे बहू के साथ खुर्राट सास बिहेव करती है ना, ये ऐसा व्यवहार करता है, एकदम ईर्ष्या से ग्रसित हो जाएगा, छोटे छोटे बच्चों से भी। यानी कहाँ से आके हाँ, निकला उसका हमारे देश में ये। इसका ताजा उदाहरण हाँ नेहा सिंह बताओ, राठौड़ इतनी के साथ छोटी सी जो बच्ची से ही बदतमीजी किया। परेशान है। इतनी छोटी सी बच्ची से ही परेशान हो रहा है, इतना डरपोक कायर आदमी मैंने तो अपनी दुनिया में नहीं देखा। और वो भी इस पावन धरती पे इतना डरपोक और कायर आदमी, कमाल की बात है। अगर कोई छींक भी दे ना 2 किलोमीटर तो डर लग जाता है इसे, तुरंत उसके घर भेज देगा एजेंसियों। चलो हमारे घर भी आने वाली होगी, क्या पता। हाँ, 2024 के बाद। हाँ भैया, हो सकता है कुछ। कुछ पता नहीं। आजकल सुना है 2-3 चैनल वैनल बंद कर दिए हैं। भाई सब लोग अंदर लोड कर लो, कुछ पता नहीं, इनका भरोसा नहीं है कोई भी। कौन सी चीज, इनके भक्तगण जो हमारे तथाकथित जो अंधभक्त बैठे हैं ना हमारे, काले धब्बे, ये भेज दें कि भैया देखो जी, आपकी यहाँ पे ये हो रही है इस वाले चैनल में, भैया कुछ पता नहीं। अंदर लोड करके बैठ जाओ, जितना पा रहे हो अंदर लोड करते जाओ, इवॉल्व हो जाओ। और एक समय आएगा, बस फिर तो ऐसा होगा, एक समय बाद ऐसी सामूहिकता पता है क्या बन जाएगी, जहां कुछ हो रहा होगा ना ऐसा, 10 सेकंड के लिए अटेंशन जाएगा, वहां नष्ट। 20 सेकंड के लिए वहां गया, वहां तबाही। ऐसी हो जाएगी सामूहिकता आने वाले समय में। तो इसलिए सबसे पहली मिनिमम रिक्वायरमेंट है माइंड फ्रीडम, माइंड से फ्री होना। तभी ये इतने गजब की काम करेगी सारी सामूहिकता। ये बिल्कुल भयानक लेजर वाला काम करेगी एकदम। जसलीन, ये तीसरा सेशन चल रहा है ना? हाँ जी।
तो ये इस चीज के लिए तैयार हो जाना होगा आपको। श्री कल्कि की शक्तियां आप ही लोगों से सक्रिय होनी है, लेकिन होंगी कब? जब आप शून्य में रहने की आदत में पड़ जाएंगे। माइंड चलना बिल्कुल रुक जाएगा, जब माइंड चलेगा ही नहीं। कभी देख रहे हैं आपने, कभी डॉग को घुमाने ले गए, खास तौर से लेब्राडोर को या कोई भी डॉग? जब उसका मूड नहीं होता ना, वो वहीं फैल जाता है, चलने को ही नहीं तैयार वो। वहीं लेट जाएगा, आप घसीटते जाओ, घसीट लेोगे आप उसे, पर वो चलेगा नहीं अपने चारों पांवों पे। तो मन ऐसा हो जाएगा लेब्राडोर की तरह, भाई अब नहीं चलने का मैं, अब रहने दो। तो वो स्टेट चाहिए जब मन लेब्राडोर डॉग की तरह लेट जाए सड़क पे, अब नहीं चलने का मैं। ये बड़ी अच्छी स्टेट होगी। और जब ऐसी स्थिति आएगी, ऑटोमेटिकली आपके संभालपुर से, इस पॉइंट से ऑटोमेटिकली श्री कल्कि की शक्तियां सक्रिय हो जाएंगी अपने आप। और एक और इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, ये नहीं कि एक समय आने के बाद हो जाएंगी, होती रहेंगी, नहीं। अभी इस स्टेज में जब तक पूरी तरीके से शून्यता नहीं आती माइंड में, लेकिन जितने सेकंड के लिए भी माइंड शून्य होता है ना, उसी क्षण ये शक्तियां काम करती हैं। तो इसलिए अपने अंदर सुबह आंख खुलने के बाद में एक टारगेट सेट कर लिया करो। आज आज का ये हिट लिस्ट में टारगेट टारगेट है हमारा। कलेक्टिव तो है ही, इंडिविजुअल लेवल पे भी। सुबह आंख हम्म। खुली और आपके हृदय में आया, आज इस पे टारगेट करना है, इस पे लेजर डालनी है, और उसको पूरे दिन बनाए रखो अपने अंदर चेतना में। तो इससे बेनिफिट क्या होगा? जिस क्षण भी आपका माइंड शून्य हुआ, इंस्टेंटली लेजर बीम निकलेगी और उसका काम शुरू हो जाएगा इंस्टेंट। और आपको एक्नॉलेज नहीं भी कर रहे आप, तब भी काम हो जाएगा। बस एक ही शर्त है कि सुबह से रात तक जो टारगेट सेट हुआ है वो स्मरण रहना चाहिए रात तक। नहीं भैया, ऐसा हो रहा था ना तो मुझे लगा कि यही ध्यान हो रहा है क्या एकदम। कोई कोई तो काम मुझे बचा ही नहीं है दिन भर। जब भी किसी पीछे पड़ी हुई हो यही सब के पीछे, क्यों इतना ज्यादा मैं अटैच हो गई हूँ अपने से ना ही ना, क्वेश्चन कर रही हूँ, बहुत ज्यादा ये घुस गई मैं अटैचमेंट तो। नहीं है, ये टारगेट टास्क है। टास्क हैज बीन गिवन टू यू फ्रॉम द सुप्रीम पावर। देखो, मैंने बोला ना कि जो माध्यम है उनके जरिए रचनाकार संतुलन का भी कार्य करते हैं अपनी रचना में। संतुलन, तो संतुलन करने का मतलब क्या है? जो खराब चीजें ज्यादा बढ़ रही हैं उसे डिस्ट्रॉय हो जाए, वो संतुलित हो जाए वो। अब जैसे हमारा शरीर है, 3 नाड़ियों से सुसज्जित शरीर है, पर जब ये नाड़ियों को सही पोषण नहीं मिलता, तीनों नाड़ियों को जब ये सही पोषण नहीं मिलता, तो 3 प्रकार के रोग भी पैदा करती हैं नाड़ियां। वात जनित, पित्त जनित और कफ जनित, जब ये असंतुलित हो जाती हैं। तो जो हम्म। सही वैद्य होते हैं, सही वैद्य या सही आयुर्वेदाचार्य, वो नाड़ियों को संतुलित करने के लिए आपको कोई हर्ब बता देते हैं, या कोई नेचुरोपैथी से रिलेटेड काम बता देंगे। भाई ऐसा करो, अपनी नाभि तक किसी टब में बैठ जाओ आधा घंटा, तो पता लगा जी पित्त कुपित हो रहा है, तो पित्त जो कुपित हो गया है तो वो संतुलित हो जाएगा। आपने देखा पहले एक ऐसे टब बनाए जाते थे जिनकी एक साइड ऊंची होती थी और आधे से आगे की साइड कम होती थी। वो कटी देखा है। स्नान के लिए, कटी स्नान की कमर लगा दो उस वाले साइड पे जो ऊंची है, उसमें पानी भरो और पैर बाहर की तरफ लटक जाते थे। पैर बाहर में रख दिया आपने, खाली आपकी जो नाभि तक आपका वो डूब गया, जिसे कटी स्नान, कमर तक डूब गया, और आधे घंटे रहो जी।
पता लगा असाध्य रोग होते थे आपको, वो भी ठीक होने लगते थे। अब ये सब भूल भाल गए, मॉडर्नाइजेशन हो गया और इंसान गुलाम हो गया। जो ये प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं, पेटेंट मेडिसिन हैं, अगर ये चीज अपने घर में दोबारा रिवाइव कर लें कि भाई चलो मुझे एक पुस्तक पढ़नी है, मोबाइल देखना है, उस टब में बैठकर आधा घंटा मोबाइल देखना है मुझे, देखो आपके रोग कैसे यूं छूमंतर हो जाएंगे। मैंने आयुर्वेदिक के वीडियो में देखा था कि ये जिनको वात की समस्या होती है उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। अरे आपके भाई, अंदर जब जो हमारे गैसेस। पेरेंटल हाउस था ना, उसमें थे ना वो टब, हम तो बैठते थे उसमें, बड़ा मजा आता था, हम तो खेल खेल में बैठते थे। पर इसका रहस्य बाद में पता लगा, इसका फायदा बहुत था। फिर मैंने बड़ा ढूंढे वो टब बनाने ही बंद कर दिए लोगों ने। मार्केट में सारे में ढूंढ लिए मैंने कि भाई वो टब मिल जाए, मैं अभी भी घर पे लाके रख लूं। मोबाइल मैं तो देखनी देख है। रही थी amazon में जापानीज टब्स आते हैं, वो लोगों के बहुत छोटे छोटे बाथ टब होते हैं, ड्रम जैसे। पर इंडिया में वो बहुत महंगा मिल रहा है। नहीं, यहाँ पे वो स्टील वाले जो मोल्ड जिया जीएस शीट आती है ना, गैल्वेनाइज स्टील शीट, हाँ। उसके बन जाते मुंबई। थे और वो सालों साल चलते थे। पीछे से ऊंचा होता था, जैसे वो मूड़ा नहीं होता, मूड़ा, उसकी सपोर्ट ऊंची होती है। मूड़े जैसे डिजाइन वाले टब होते थे, अगर कहीं मिल जाए तो ले लो। हैरान रह जाओगे, आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी दवाई खाने की, सच्ची बता रहा हूं मैं। तीनों नाड़ियों को बैलेंस करने का बहुत सुंदर तरीका है। बस पानी का तापमान ऋतु के मुताबिक रखना है। जैसे सर्दी है तो गुनगुना पानी रख लिया। हैरानी होगी आपको यार, पेट के रोग तो ऐसे छूमंतर हो जाते थे। और जिसके पेट के रोग ठीक, उसके सारे रोग ठीक। सारी चीजें पेट सही हैं, जितनी भी दवाइयां लिखते हैं ना डॉक्टर, हमारी सुविधा बहन तो बेटी ही है, डिजीज की तो दवाई भ, देंगे ही देंगे, उससे पहले पेट की दवाई जरूर देंगे कि भाई ये गोली खा लेना, और ये पहले खा लो या पहले बाद में खा लो। भैया एलोपैथिक मेडिसिन जुगाड़ की तरह है, जैसे मटका हाँ रखना, फूड सोकिंग करना। हाँ, जड़ बिल्कुल। से समस्या का समाधान नहीं होता। और प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन का तो मैं अभी ये बोलूंगी, एक टोरेंट फार्मा नाम की कंपनी है जी। जिससे ज्यादातर डॉक्टर्स लोग बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि वो लोग स्पॉन्सर करते हैं होटल का स्टे, फ्लाइट का आना जाना। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि डॉक्टर्स तो जनरली इतना तो कमाते ही हैं कि वो आप अपने आना जाना और खुद का स्टे अफोर्ड कर सकते हो, फिर थोड़े से पैसों पे क्यों बिक जाते हो आप किसी के सामने। वही तो। और अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो आया है, टोरेंट फार्मा ने कितना ज्यादा चंदा दिया है पता है, बीजेपी को। वो तो क्लियर हो गया अब उसके तो सारे करप्शन। उसके बाद से तो लोग ऐसे ऐसे मतलब अब तो लगता है उनके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से बात कर लेती हूँ, क्योंकि बेचारों की भी नौकरी है, उनकी तो कोई गलती नहीं है डायरेक्ट, पर अब उसकी तो दवाइयां नहीं लिख पाऊंगी ना मैं। तो मतलब इतना मैं ज्यादा घुस गया है। ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड डिस्प्ले हो गया ना, जो हम्म। सत्ता वाली पार्टी है 100 में से 100% करप्ट है, ये तो प्रूव ही हो गया अब। 100% प्रूफ आ गया, इससे ज्यादा और प्रूफ क्या चाहिए कि ये तो उगाही करते जी। हैं, पैसे उगाते हैं, उन्हें ठेके दे देते हैं। वैक्सीन का भी पोल खुला, वो क्यों सारे क्यों इसने इतनी हड़बड़ाई थी, हाँ ये जब ये सारा पूरे के पूरा ऐसे। जब कोरोना का टेलर ट्रेलर चल रहा था, उस समय के वीडियो देख हम्म। लेना, क्या बोला था मैंने। तब तो हाँ मेरी भैया, बातों को आपने सुन के लोग मुझे पागल कह रहे होंगे। ये भैया जो सुने थे आपके वीडियोस, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे आप बिल्कुल प्रोफेसी के साथ में आपने फ्यूचर बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है वाला है, ऐसा होने वाला है। तब जिसने सुना, उन्होंने मेरे बड़ा आलोचना की, क्या ये तो ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं, ये है फलाना ढिमाका। आज समझ में आ रहा है कि कितनी मुसीबत हो गई, जिन्होंने लगवा ली है अब उन्हें समझ में आ रहा है। अब वो डरे हुए रहते हैं जिन्होंने लगवाई हुई हैं। सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि रिजल्ट सामने आ गए, रिपोर्टें भी आ गई हैं उनकी। मेरा एक फ्रेंड तो मुझसे नाराज होकर ही बैठ गया, कई दिन तक बात ही नहीं करी उसने। मैंने केवल इतना कहा था, भाई मेरे अवॉइड करना बस, वो तो इतना बुरा माना, महीनों तक बात नहीं करी मेरे से। मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप भी ब्लॉक कर दिया मेरा, कि कहीं कुछ और ना लिख के भेज दूं मैं। डरे हुए होंगे ना वो, तो उन्हें लग रहा होगा आप कुछ वैसा ना बोल दीजिए जिनसे
मतलब नहीं सुनी भैया, 3-3 मतलब डोज ठुकवा ली, 3-3 डोज। अब मैं भगवान से दुआएं मांगता हूँ उनके लिए, भैया ठीक ठाक रखना भगवान जी उन्हें। वैसे तो भले मुझे इंसान उस है। टाइम में ये भी समझ में आया कि वैक्सीन का विरोध है, ऐसे ऐसे लग रहा था अन भक्तों को कि जैसे वैक्सीन का विरोध करना मोदी का विरोध करना है। हाँ, हम ये एकदम डायरेक्टली ले रहे थे लोग फिर अपने इन दिल भक्तों को पे। पता नहीं कि आपके पितामह ने तो लगवा ही नहीं है। क्योंकि मेरे खुद के क्योंकि उन्हें फैमिली तो में पता ही है बहुत। जहर है ये। हाँ। मुझसे तो लोग ऐसे मिलते हैं कोई कोई, अरे आप तो वही है ना जो एंटी मोदी हैं। हम बोले एंटी मोदी और प्रो नेशन होने में अंतर होता है। मोदी से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी ना है, पर हाँ लोग समझ ही नहीं पाते। भाई, हमारे मोदी जी हमारे शत्रु थोड़ी हैं भाई कोई। हाँ। उनकी नीतियां देश को नुकसान पहुंचा रही हैं, इसलिए हमें बस। खराब लगता है। हमारी क्या दुश्मनी उनसे, मोदी जी से। अब इतना अगर उल्टे पलटे काम करेंगे तो कहना तो हमारा, नागरिक होने के नाते तो हमें कहने का फर्ज बनता ही है ना। कहना भी चाहिए। क्या मुंह दिखाएंगे अपनी आगे की पीढ़ियों को कि तुमने जुर्म, उल्टे सीधे रास्तों को सर झुका के बर्दाश्त कर लिया। हम्म, हमारी आगे की जनरेशन हमें गालियां देंगी कि तुम कायर हो। क्या हम ये सुनेंगे? मरने के बाद हमारी चेतना ये सुनने को तैयार है क्या? कायर शब्द सुनना चाहेंगी? कम से कम हमारी पीढ़ियां ये तो कहेंगी आने वाली, भैया आवाज रेज की थी, अपनी पूरी शक्ति लगाकर रेज की थी। जो श्रीमती ने ज्ञान दिया उसका भी पूरा उपयोग किया था। अपने देश की जो हमारी जीवात्मा है, हमारे देश की जो आत्मा है, उसको क्या हम मुंह दिखाएंगे? हैं? इस आत्मा ने बड़े प्रेम से हमें यहाँ पे जन्म दिया। हमारे भारत माता के गर्भ से हमारा जन्म हुआ। तो हम इनको क्या मुंह दिखाएंगे कि हम आताताइयों के लिए कुछ कहा भी नहीं हमने? हमारी भारत माता की आत्मा क्या हमसे कहेगी? अभी तो हमारे से बहुत सारे लोग भारत माता की आत्मा की आवाज सुन नहीं पाते, लेकिन मरने के बाद तो क्लियर इतनी मोटी मोटी सुनाई देगी आवाज भारत माता की। तब क्या करोगे? तब हाथ में मौका नहीं होगा, फिर छटपटाते रहना युगों युगों तक, धक्के खाना फिर इधर उधर। जो भारत माता से गद्दारी करेगा उसकी तो परमात्मा के राज्य में भी कोई स्थान नहीं है। क्योंकि भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाया है परमात्मा ने, उद्धार का स्थान बनाया है जीवात्माओं की। भारत माता कोई धरती का टुकड़ा थोड़ी है। ये तो इतनी दिव्य स्थान है, मां आदि शक्ति का इसे दूसरा रूप समझो, भारत माता को। जो लोग इसके साथ गद्दारी कर रहे हैं वो समझ लेना मां आदि शक्ति के साथ गद्दारी कर रहे हैं। 100% बता रहा हूं मैं आपको। और जो मां आदि शक्ति से गद्दारी करेगा तो गण देवता रुद्र क्या उसे छोड़ देंगे? चाहे भले ही आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया हो, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने से, अगर आप गलत लोगों के साथ खड़े होंगे तो पाप, पाप से मुक्त नहीं हो सकते इस चीज के। ठीक है, हमें बिल्कुल कोई मार बिल्कुल। सकता है, आवाज उठाने में मार दो, क्या फर्क पड़ रहा है? पहले भी हम तो मरते आए हैं इन्हीं बातों के लिए, आज भी मर जाएंगे। क्या फर्क पड़ रहा है? मरने का क्या फर्क पड़ता है? कभी तो मरेंगे ही। क्यों ना शान से मरे, क्यों ना अपना कर्तव्य निभाते हुए मरे। जो बॉर्डर पे हमारे जो सैनिक हैं जो रक्षा करते हैं, वो भी मारे जाते हैं ना, पर वो क्या कहलाते हैं? शहीद। उन्हें देश भूल जाता है क्या? जगह जगह उनकी उनके नाम लिखे होते हैं। अभी मैं कारगिल, जून में कारगिल गया था मैं, आपने वीडियो भी देखा होगा जो वहां पे उन्होंने बना रखा है उनकी याद में, शहीदों की याद में। मतलब आई वॉज लिटरली रियलाइजिंग दैम। 600, 649 के करीब शायद शहीद हुए थे कारगिल में। उनके कहने को स्टोन लगे हुए हैं, पर वो स्टोन नहीं है, हकीकत में उनकी जीवात्माएं मौजूद हैं वहां पे। मेरा पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया था। और अभी भी मैं याद कर रहा हूं तो अभी भी शरीर में पूरा ऊर्जा ही ऊर्जा भर रही है। रोम छिद्र के जो बाल हैं खड़े हो रहे हैं।
दे आर ऑलवेज देयर, और वो अमर हुए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी शौर्य गाथाएं सुनाई जाती हैं। वहां जो भी जाते हैं विजिटर्स, कुछ आर्मी ऑफिशियल्स की ड्यूटी लगी हुई है शौर्य गाथाएं सुनाने के लिए। वो मरते थोड़ी हैं, शरीर ही तो नहीं मार मरते लेगा हैं। कोई, चेतना थोड़ी मार सकता है कोई, जीवात्मा को थोड़ी नष्ट कर सकता है कोई। हम्म। पर बहुत सारे स्टोरी। वो जीवात्माएं दुष्टों का सर्वनाश कर देती हैं। देखना, इनका भी सर्वनाश होगा। इनका समय सही। काउंटडाउन शुरू हो चुका है इनका। आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों नहीं होगा, होना तो है। क्योंकि इनके काम ऐसे ही है, इनका सर्वनाश होगा। समूल नष्ट हो जाएंगे। जैसे हम्म। राक्षस था ना, रावण राज था, तो रावण राज का सब समापन हुआ तो समूल नष्ट हुआ रावण राज। विभीषण के अलावा कोई बचा नहीं था। और विभीषण भी इसलिए बिल्कुल। बचा था क्योंकि वो श्री राम को जानता था, बस, कि वो श्री राम है कौन, वो भक्त था। तो ये लोग हम्म। तो नष्ट होने ही होने हैं। पर जरा उनकी सोचो कि उनकी कितनी दुर्गति होगी जो ऐसे मनहूस लोगों का साथ देते हैं, जो हमारी भारत माता के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जो हमारी भारत माता को खून के आंसू रुला रहे हैं, जो रात दिन नोच रहे हैं भारत माता को। उनका साथ देने वालों का हाल क्या होगा? भले ही साथ देने वाले कुंडली उठाए हुए लोग हों श्री माता जी के द्वारा, उनका तो आम लोगों से भी ज्यादा बुरा हश्र होगा। तो श्री माता जी ने हमेशा संघर्ष किया। अपने बाल्यकाल में उन्होंने कितना संघर्ष किया स्वाधीनता के लिए। और ये नालायक लोग ऐसे बुरे लोगों के साथ खड़े हुए हैं जो भारत की नागरिकों को गुलाम बनाने की साजिशें रच रहे हैं। कैसे शक्तियां इन्हें क्षमा कर देंगी? सर्वनाश होगा ऐसे लोगों का भी, क्लियर बता रहा हूं मैं। हमारा तो सबका एक मृत्यु का काल है। जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन किस तरीके से मरेंगे पहले ही सुनिश्चित हो गया था। हमें तो समझ में आती है ये बात, हमें कोई चिंता भी नहीं। पर जरा कल्पना करो कि आप किसी मानवता के शत्रु के साथ खड़े हुए हैं, तो आपका क्या हाल होगा? जरा कल्पना करके देख लीजिए। दहशत खानी चाहिए आपको इसका हश्र जानकर। बहुत बुरा हश्र होगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जिन्होंने अपनी कुंडली जागृत कराई है, और वो लोग अगर इस ऐसे दुष्टों के साथ खड़े हैं, तो उनकी तो आम लोगों से भी ज्यादा दुर्गति होनी है। बच नहीं सकते। श्री माता जी कोई खुश होने वाली है ऐसे लोगों से जो मां भारती के साथ में गद्दारी करने जा रहे हैं? मां भारती कौन है? श्री माता जी का ही तो रूप है। इस धरती पे आके लोगों का उद्धार कैसे हो सकता है? कोई धरती का टुकड़ा उद्धार कर सकता है क्या? उद्धार करने वाली कौन है? आदिशक्ति। तो मां भारती किसका रूप है? आदिशक्ति का। तभी तो उद्धार होता है इस धरती पे। ये समझने वाली बात है, इंटरेस्टिंग। उद्धार कोई धरती नहीं करती है। उस धरती के माध्यम से जो आदि शक्ति हैं, सक्रिय हैं, वो उद्धार करती हैं। उद्धार करने का कार्य तो केवल आदि शक्ति का है। कोई और उद्धार कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। देवी देवता भी उद्धार नहीं कर सकते। जो सोचते हैं मैं तो इस देवी देवी देवता का उपासक हूं, वो भी वहीं जाके खड़ा करेंगे। अगर आप किसी के भक्त भी हो ना देवता के, ठीक है, वो भक्त देवता पता है क्या करेंगे? देवता हाथ जोड़कर मां आदिशक्ति के सामने खड़े होंगे। माते, ये मेरा भक्त है, अगर आपको उचित लगे तो इसका उद्धार कर देना। वो ये नहीं कहते मां इसका उद्धार कर दो, कहते हैं यदि आपको उचित लगे। सारा पैरामीटर मां आदिशक्ति ही डिसाइड करती हैं।
हर चीज का पैरामीटर आदि शक्ति मां के पास है। तो मां भारती कोई और नहीं, साक्षात आदि शक्ति है। ये बात आप समझ लीजिए। जितने भी लोग YouTube पर मेरी बातें समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, और इतना सा भी किर्च बराबर भी अगर मां भारती के साथ किसी ने भी अन्याय किया या इस देशवासियों के साथ कुछ बुरा किया, तो बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप चोरी करते हो तो भी क्षमा हो जाएगी, आपने धन के चक्कर में किसी को तकलीफ पहुंचाई फिर भी क्षमा हो जाएगी, पर यहां के साथ अगर गद्दारी करी, क्षमा नहीं है। किसी भी लोक में क्षमा नहीं है। पूरी धरती पे ये स्थान ऐसा है जो पूरी धरती पे जन्मी जीवात्माओं को कल्याण करता है। इसलिए पूरे विश्व से, भारत के अलावा जितने भी लोग हैं, जीवात्माएं वहां पे जन्मी हैं, उनका फाइनल कल्याण करने के लिए उन्हें वापस यहां पर जन्म दिया जाता है धरती पर। माँ भारती के गोद में, माँ भारती के गोद से उनका जन्म दिया जाता है, क्योंकि उनको मुक्त करना है, उनको मौका देना है। इतनी उच्च दर्जे की धरती के साथ कोई गद्दारी कर रहा है और लोग गद्दारों के साथ खड़े होकर साथ दे रहे हैं, कैसे बच जाएंगे? पांचों के पांचों एलिमेंट, नौ के नौ ग्रह, सारे गण देवता रुद्र आपको हिट लिस्ट में डाल देंगे। ठीक है, आपको समझ नहीं है, अगर ये बातें आज सुन रहे हो आप, तो कम से कम अपने अंदर उतार तो लो इस बात को। मेरा काम तो बताने का है, वो मेरे को भीतर से संदेशा दे रही हैं, मैं आगे तक पहुंचा रहा हूं। मेरा तो काम इतना सही है। हाँ, इतना तो सत्य है, जो हमारी भारत माता के साथ में भारत के भोले भाले लोगों को छलेगा, हम जैसे मानव भी उसे क्षमा तो नहीं कर सकते। इस मामले में कोई क्षमा नहीं है भाई। मानवीयोचित छोटी मोटी जो गड़बड़े हैं उनके लिए क्षमा है, इतने घोर पाप के लिए तो हमारे हृदय में भी क्षमा नहीं है। हमारी चेतना जिंदगी में ऐसे लोगों को भी क्षमा नहीं कर सकती। ये क्षमा योग्य है ही नहीं, और ये अपराध क्षम्य ही नहीं है। ये बहुत बड़ा अपराध है, क्लियर बात है एकदम। और नहीं समझ में आ रहा हो तो मेरी बातों पे ध्यान देते हुए अपने हृदय और सहस्त्रार में देख लो क्या कह रहा है। हृदय सहस्त्रार अगर खुला नहीं है, हाथ खोल लो और मेरी बातें सुन के देख लो क्या कह रहे हैं हाथ आपके। अगर आप में से कुछ लोग माइंड ओरिएंटेड हैं तो आपके हाथ आग उगल रहे होंगे। अगर आप लोग हार्ट ओरिएंटेड हो तो आपके हाथों से शीतल बयार बह रही होगी। दो प्रकार की अनुभूतियां आपको हो सकती हैं अलग अलग, लेकिन दोनों ही कंडीशन में कुछ तो हो रहा होगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। चलो, आज एक टास्क है बहुत इंपॉर्टेंट, अभी अभी भीतर में आया है। आज लेजर वर्क करना है थोड़ा सा, चले? लेजर वर्क से पहले आवाहन करेंगे, थोड़ा कनेक्ट हो जाइए। कनेक्टेड तो आप है ही। फोकस करेंगे हमारे भारत में विचरण करने वाली, इस पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने वाली उच्च दर्जे की चेतनाओं के ऊपर। देखा, जैसी फोकस किया कैसा खींच रहा है सहस्त्रार। कोई गप तो है ही नहीं। सेंट्रल हार्ट में भी वैक्यूम बनना शुरू, सहस्त्रार में भी झंझनाट और खिंचाव शुरू। हाँ, कुछ
अलग अलग आपको थोड़े थोड़े लक्षण हो सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूं उससे थोड़ा भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि छिद्रों का प्रभाव है ना, छिद्र कितने खुले, हृदय कितना खुला, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर होना शुरू हो गया होगा। और उनसे आह्वान करते हुए एक निवेदन करेंगे। हे परम चेतनाओं, आज के काल में मां भारती पर शैतानी साय का प्रभाव है। इस शैतान का संहार करने के लिए हम आप सभी का, समस्त देवगणों का, समस्त रुद्रों का, समस्त शक्तियों का आवाहन करते हैं। जिन शैतानों ने भी हमारी भारत माता पर कुदृष्टि रखी हुई है, इसके चलते भारत माता को, इनके बच्चों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है या पहुंचाया जा रहा है, उन सभी का समूल सर्वनाश कर दीजिए। हे महाकाली, हम आपका भी आवाहन करते हैं। इस घोर कलयुग में आपकी आवश्यकता आन पड़ी है। अनेकों असुरों में ने मानव देह को धारण कर इस पावन भूमि को, इस भूमि पर स्थित भोले भाले सीधे साधे मानवों को हानि पहुंचाना प्रारंभ कर दिया है, बहुत क्षति पहुंचाई है। हे महाकाली, आपसे भी निवेदन है, प्रार्थना है, इन समस्त राक्षसों का संहार कर दीजिए। अब आवाहन करेंगे मां शेरावाली का। ये पहले से ही शक्ति दिवस चल रहे हैं। इन दिनों में तो संहार होना ही है। .
हे माँ शेरावाली, आपके समस्त अस्त्र शस्त्रों के लिए कार्य आन पड़ा है। इस काल में भी कुछ राक्षसों का आपने वध करना है। आवाहन करेंगे श्री कार्तिकेय का। आपके लिए भी एक काम आन पड़ा है। आवाहन करते हैं श्री गणेश का। इनकी सूझबूझ के बिना तो यह कार्य संभव ही नहीं। और श्री हनुमान जी, आपका भी आवाहन कर रहे हैं। अपनी गदा लेकर आ जाओ। त्रेता में आपने राक्षस राज का अंत करने में श्री राम की सहायता की थी। त्रेता के बाद आज फिर आपकी आवश्यकता पड़ गई है। एक बार फिर से राक्षसी साम्राज्य मुखर होने लग गया है। बड़े बड़े राक्षसों ने भारत माता के जायों को लूट लूट कर अपनी लंका बना ली है। फिर आपको ये लंका जलानी है। समस्त राक्षसों का संहार करना है।